सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरधर फार्मा। तो जैसा कि हमारा फार्माकोलॉजी में हमारी जो है यूनिट 4 चल रही थी। लास्ट लेक्चर में मैंने डोपामिन तक कवर कर दिया था कि कौन कौन से न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन है, जैसे कि गाबा था, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन, जिसको हम बेसिकली 5-HT भी बोल देते हैं, ठीक है ना, और डोपामिन। पांचों के पांचों मैं कर चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखे तो प्लीज पहले उन्हें देख लेना, उसके आगे ही कुछ समझना, क्योंकि समझ में तभी आएगा। बेसिकली स्टार्टिंग से समझना होता है, तब जाके आपको लास्ट में समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, अगर आप यही नहीं सीखेंगे 2+2=4 होते हैं, क्योंकि मैंने पहले सिखा रखा है कि 2+2=4 होते हैं, तो आप 3+2 भी ऐड नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको एडिशन सीखना होगा, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर वीडियोस देखने होंगे। 2x स्पीड पर देखो। मैं कभी भी नहीं बोलता कि रिलेवेंट अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है, जल्दी जल्दी देखो और जल्दी जल्दी खत्म करो। बट लेकिन एक बार देखो, सुनो, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे ही किसी को जज करोगे तो आपको कुछ कहीं से भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि अब हमारे यूनिट फोर्थ में बचा था, जो कि मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में से कवर कर दूंगा, तो यही सारे टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगा। बेसिकली 2 लेक्चर्स में हमारा यूनिट फोर्थ भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम यूनिट 5 भी 2 लेक्चर्स में ही बेसिकली कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। और नोट्स आपको अवेलेबल है, आपको पता ही कि सारे के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है गिरिधर फार्मा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सभी चीजों के मिल जाएंगे। और अब हम अपना स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो मैं डायरेक्टली पीडीएफ पर चलता हूँ, और पीडीएफ मैंने ओपन कर ली है। तो जनरल एनेस्थीसिया देखो, जनरल एनेस्थीसिया से पहले हम लोकल एनेस्थीसिया पढ़ चुके हैं। लोकल एनेस्थीसिया, लोकल से मतलब समझ में आता है ना कि एक लोकल पर्टिकुलर एरिया पर, जैसे कि दांतों में दर्द है तो दांतों में लोकल एनेस्थीसिया दे दिया। कहीं कहीं छोटा मोटा सर्जरी करनी है, सपोज किसी के सिर में चोट लग गई, और उसी उसी जगह को शून्य करना है कि यहाँ पर सूचर्स बनने हैं, और पूरी बॉडी एक तरीके से लॉस में ना चली जाए, या सेंसेशन लॉस ना हो जाए पूरी बॉडी का, बस अब उस पर्टिकुलर एरिया को ही कर देते हैं। बट लेकिन जनरल में ऐसा नहीं होता। जनरल से आपको समझ में आएगा कि जनरल मतलब जनरली पूरी बॉडी, ठीक है ना। यहाँ पर पूरी बॉडी के को ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। इसको हम आम भाषा में तो सुन होना बोल देते हैं, बट यहाँ पर सेंसेशन का लॉस हो जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में या फिर बी फार्मेसी में सबसे पहले डेफिनेशन, इसकी परिभाषा ही पूछी जाएगी। तो जनरल एनेस्थीसिया आर द एजेंट विच इंड्यूस रिवर्सिबली लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन। तो आप याद रखें कि सबसे पहले क्या करता है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन कर देता है, एंड कॉन्शियसनेस कर देता है। कॉन्शियसनेस आपको पता है क्या होता है? किसी भी चीज को लेकर कॉन्शियस होना, मतलब उसका ध्यान रखना एक तरीके से। और ये क्या काम करता है, पेन रिलीफ में मदद करता है। आपको पता है एनाल्जेसिया शो करता है, इसकी प्रॉपर्टी एनाल्जेसिया होती है, ठीक है ना। ब्लॉकिंग मेमोरी ऑल प्रोसीजर्स। ये हाँ, जब भी आपने किसी को जनरल एनेस्थीसिया दे देता तो उसकी सारी मेमोरी ब्लॉक हो जाएगी, और जितने भी उसके अंदर प्रोसेसर चल रहे हैं वो बेसिकली रुक जाएंगे कुछ समय के लिए। प्रोड्यूसिंग अनकॉन्शियसनेस, ये प्रोड्यूस करता है। कॉन्शियसनेस होता है ध्यान रखना, अनकॉन्शियसनेस मतलब कि ध्यान ना रखना किसका, सेंसेशन का। इनहिबिट नॉर्मल बॉडी, ये इनहिबिट करता है नॉर्मल बॉडी रिफ्लेक्स को। जो भी आपके अंदर सोडियम पोटेशियम रिफ्लेक्सेस जो जनरेट होते हैं, बेसिकली न्यूरॉन न्यूरॉन के जो आदान प्रदान होता है न्यूरॉन या फिर नर्व इम्पल्स का, तो मेक कब होता है, ये सर्जरी प्रोसेस में या फिर सर्जरी प्रोसेस को सेव करने के लिए। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसेस, मतलब ये यूज कब होता है, जब आपकी सर्जरी वगैरह चल रही होती है। तो स्टेज 1 देखिए, 4 स्टेज में बेसिकली आपका एनाल्जेसिया स्टेज 1, 2, 3 और 4 स्टेज में डिवाइड है। आपको जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर समझा दिया कि क्योंकि कुछ बुकों में दे रखा है, और आप किसी और की वीडियो देखेंगे तो आप ये बोलेंगे कि भाई आपने तो हमें स्टेज के बारे में बताया नहीं। तो वरना इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, नीड है नहीं। पेपर में कभी भी ऐसे क्वेश्चन तुमसे नहीं आएगा कि स्टेज पूछेंगे वो तुमसे एनाल्जेसिया। बेसिकली वो क्लासिफिकेशन पूछेंगे तुमसे लोकल एनेस्थीसिया या फिर जनरल एनेस्थीसिया का। तो फर्स्ट स्टेज है इसकी, फर्स्ट स्टेज देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या बोलता है ये, फर्स्ट स्टेज की एनाल्जेसिया में ये होता है कि इंड्यूशन ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब इंड्यूस करते हैं हम बॉडी के अंदर एनेस्थीसिया को। उससे क्या होता है, पेशेंट की लॉस हो जाता है कॉन्शियसनेस, जो भी उसका कंसंट्रेट करने की क्षमता है वो लॉस हो जाती है। सेकंड स्टेज पर आते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है कि ये स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया होती है। इसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है। बेसिकली जब आपने इंड्यूस कर दिया एनेस्थीसिया को, क्या होगा, उसकी रेस्पिरेशन इरेगुलर इरेगुलर में हो जाएगा, बोथ वॉल्यूम एंड रेट। आपको पता है कि रेस्पिरेशन में, जो हम क्लास 11th में अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते थे, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर, रेस्पिरेटरी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कई तरह का होता है, टीडी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, इस टाइप का वॉल्यूम होता है। तो उन्हीं में गिरावट आ जाती है। और रेट, रेट आपको पता है, रेट आपकी हार्ट रेट, बीट, या यहाँ पर किस रेट की बात चल रही है आपकी, यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है ना। वोमिटिंग होने की, वहां पर आपको वोमिटिंग, इस सेकंड स्टेज में आपको वोमिटिंग हो सकती है। अनकंट्रोल मूवमेंट, आपकी बॉडी में अनकंट्रोल मूवमेंट हो सकते हैं। थर्ड स्टेज देखते हैं, ठीक है। मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी सिखाना पड़ रहा है,
बट लेकिन अगर आप ये ना सोचे, अगर मैं इन सब चीजों को ना इन डीप डेप्थ बताऊंगा ना तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, इस वीडियो ना बहुत बड़ी हो जाएगी, आपका भी मन नहीं करेगा इतनी बड़ी वीडियो को देखने का। बट मैं फिर भी बोलता हूँ कि आप प्लीज वीडियो को 2x पर देखिए, पर देखिए जरूर, समझ में तभी आएगा, ठीक है ना। बस कानों को में ईयरफोन्स लगाइए और प्लीज सुनिए। देखिए स्टेज ऑफ सर्जिकल, सर्जिकल में थर्ड स्टेज जो होती है वो हमारी सर्जिकल एनेस्थीसिया की होती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट प्यूपिलरी गेज इन सेंट्रल एंड प्यूपिल आर कॉन्स्ट्रिक्ट। आपको पता है प्यूपिलरी गेज क्या होता है, प्यूपिल आपको पता है आंखों वाली जो आंख के जो बीच में जो गोला होता है ना, इसको ही बोलते हैं बेसिकली प्यूपिल गेज। क्या करता है सेंट्रल में ये यहाँ पर सेंट्रल में हो जाता है बिल्कुल, प्यूपिल आर कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है कि प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करना होना क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज मसल रिलैक्स, इस स्टेज में मसल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है ना। स्टेज फोर्थ को हम बेसिकली मेडुलरी डिप्रेशन भी बोलते हैं। जब कोई इंसान का स्टेज फोर्थ में अगर जनरल एनेस्थीसिया चला गया तो भाई वो ओवरडोज कहलाती है, और ओवरडोज से क्या होता है, यहाँ पर डेथ भी हो सकती है, सडन डेथ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है। सर्कुलेटरी फेलियर का मतलब तुम समझते हो यार, सर्कुलेटर, अगर आपका सर्कुलेशन ही फेल हो गया, मतलब कि सर्कुलेशन में ब्लड भी आता है आपका, हार्ट भी आता है, अगर ये सब चीजें फेल हो जाएंगी तो इंसान कोमा में चला जाएगा, सीधी सीधी बात है। हो सकता है वो बच भी जाए और हो सकता है वो कोमा में भी चले जाए और उसकी डेथ भी हो सकती है, रिवाइव क्विकली क्विकली वो मर भी सकता है भाई, डेथ रैपिडली हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता अगर आप ओवरडोज देते हो। इसीलिए एनेस्थीसिया में बेसिकली एनेस्थीसियोलॉजी करनी होती है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स अलग होते हैं, उनको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बोलते हैं। एनेस्थीसियोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट है, वहां पर डिटेल स्टडी होती है एनेस्थीसिया की। ऐसे ही एनेस्थीसिया मुंह उठा के किसी को भी नहीं दे देते, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस में ये काम करने होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। इसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं, आपसे तो इतना कुछ इन डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी मैंने आपको इन फ्यूचर गाइडेंस बता दिए। जनरल एनेस्थीसिया बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड है, इनहेलेशन और इंट्रावीनस। इंट्रावीनस तो आप समझ गए ना, एआईवी के थ्रू दी जाती है ये सब। एक है गैस, गैस में है नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 भी बोल सकते हो इसको आप बेसिकली। इसमें है वोलेटाइल लिक्विड, इसमें ईथर है, हेलोथेन है, आइसोफ्लूरेन है, इनफ्लुएरेन है, डेसफ्लुएरेन है, सीवोफ्लुएरेन है, क्लोरोफॉर्म है, इथाइल। देखो यार ये चारों ना सेम कैटेगरी के हैं, फ्लोरेन के आगे बस सिर्फ और सिर्फ ये बदल रहा है कि इसके एक में आइसो है, इन है, डेस है, सीवो है। इंड्यूसिंग एजेंट में थायोपेंटल सोडियम है और मेथाहेक्सीटोन सोडियम है। और उसके बाद स्लोइंग एक्टिंग, जो धीरे धीरे जो मेरे उसमें है बेंजोडाइजापाइन, बेंजोडाइजापाइन में डाइजापाइन है, लोरेजापाइन है, मीडाजोलम है, उसके बाद कीटामीन और फेंट्राइल। देखो यार सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यूज होता है ना, जो मैंने देखा अपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग के वक्त में, सबसे ज्यादा जो मेनली यूज होता है वो होता है ये मीडाजोलम, मीडाजोलम हाइड्रोक्लोराइड, यहाँ पर तो मीडाजोलम HCl, ये यूज होता है बेसिकली। ये आपको सुलाई देगा कुछ समय के लिए, 4-5 घंटे के लिए आप मस्त सोओगे। उसके बाद इनहेलेशन में देखो यार, मैंने इन जनरली एक बताया हेलोथेन। अब हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये आए कि क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया एंड एक्सप्लेन द, हो सकता है आपसे बेंजोडाइजापाइन या फिर मिडाजोलम में पूछ लेगी, एक्सप्लेन द मिडाजोलम। अब एक बात ध्यान रखना, ये 12-13-14 ड्रग हैं, 12-13-14 ड्रग के एमओए मैं नहीं बता सकता आपको, ना ही कोई और बता सकता, और कोई बता रहा है तो सीधे सीधा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ना ही आप इतना कुछ सुन पाओगे। यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं चल रही है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही एमओए हो जाता है, और एक कॉमन एमओए याद करने की कोशिश किया करो हर एक ड्रग का। बेसिकली पर्टिकुलर बहुत सारे ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है, उन ड्रग के क्लासिफिकेशन जैसे जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया का एक जनरल एमओ याद करो, सबके एमओ याद करने की जरूरत नहीं, जनरल एमओ याद कर लोगे तो सब जितने भी ड्रग्स आएंगे सभी के अंदर लिख दोगे। सपोज जनरल एनेस्थीसिया मैंने आपको एमओ बताया हेलोथेन का, अब हेलोथेन का बताया, आइसोफ्लुरिन का बताया, और मैंने नहीं बताया आपको मिडाजोलम का, अब पता पड़ी पेपर में मिडाजोलम आ गया, फिर क्या करोगे भाई, पैनिक कर जाओगे यार तुम लोग। ऐसा मत करना, हमेशा एमओए को ऐसे याद करना है। यहाँ पर एमओए यूजेस, मेडिसिनल यूजेस, फार्माकोकाइनेटिक, जितनी भी चीजें आगे मैं बताऊंगा ना वो जनरल बताऊंगा, कि कोई भी ड्रग आ जाए आपको याद करना है। देखो क्लासिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा अलग अलग सभी ड्रग्स, ठीक है ना। बट लेकिन आपको मैं इतना इजीली कर दूंगा कि आपको एमओ एक जनरल याद करना है, उसे हर उसमें लिख दो, पास होने की गारंटी मेरी है भाई। अभी तक कहीं ऐसे ही हम पास होते आए हैं, और रेफरेंस मैं ऐसी उल्टी सीधी जगह से लेता भी नहीं हूँ, प्रॉपर खुद हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ तब तुम्हें प्रोवाइड करता हूँ। कहीं से कॉपी पेस्ट करना होता ना, इसी तरीके से मैं कहीं कॉपी पेस्ट करके भी तुम्हें समझा रहा होता, बट ये काम मैं करता नहीं हूँ, मैं अपना 100% देता हूँ। तो आप 100% श्योरिटी के साथ सुनिए एंड देन लिख कर आइए, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप पास ही होगे, ठीक है ना, कोई चांस ही नहीं बनता कि आप पास ना हो। देखो हेलोथेन मैंने एक जनरल ले लिया है कि हेलोथेन, हेलोथेन कैसा होता है, अब हेलोथेन की जगह चाहे यहाँ पर आ जाए आपका मीकाजोलम या फिर वही वाला, ये वाला देखो, अगर यहाँ पर ये मिडाजोलम या लोरेजापाम कोई सा भी आ जाए तो आपको एक ही चीज लिखनी है, इट इज अ कलरलेस लिक्विड। आपको पता है कि ये इनहेलेशन में है, आईवी के थ्रू दिया जाएगा तो ये लिक्विड ही होगा, ये कलरलेस होते हैं सभी के सभी, विद कैरेक्टराइज्ड ऑर्डर। सब आपको पता है, एसीटोन की आपने खुशबू सूंघी है कभी,
बेसिकली थिनर की खुशबू देखी है आपने, थिनर जो घर में जिससे लड़कियां नेल पॉलिश छुटाती हैं अपनी, या कोई भी ड्रग है, उनकी कैरेक्टराइज्ड ओडर होती है, उनकी खुद की अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टराइज्ड स्मेल होती है, तो इसी टाइप की यहाँ पर होती है। इट इज सोल्युबल इन ब्लड क्विकली, आपको पता है कि आप आईवी के थ्रू दोगे तो ये ब्लड में तुरंत की तुरंत ही घुलना चाहिए भाई, तभी तो एकदम से एक्शन शो करेगा। ठीक है, इट पोटेंट एज क्लोरोफॉर्म एंड ईथर, अभी क्लोरोफॉर्म और ईथर से भी ज्यादा पोटेंट होता है। ठीक है ना, क्या हेलोथेन, अगर आपके आपके पास अ, कोई और सा ड्रग आता है तो ये लाइन मत लिखना, कुछ चीज हटा देखो, जनरल एमओआई समझो, देखो सबसे ज्यादा जरूरी ये है, जनरल एमओआई समझो, इट कोज जनरल एनेस्थीसिया, देखो भाई जहां पर भी एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, सीएनएस डिप्रेस, यहाँ पर होता एक ही काम है कि सिर्फ और सिर्फ एमओआई में तुम्हारा सीएनएस डिप्रेस होगा, बस सिर्फ एक ही काम होता है। प्रीवियस ईयर वीडियो को उठा के देख लो यार, मैंने सब कुछ समझाया कि नर्व ट्रांसमिशन होता कैसे है, बेसिकली सीएनएस आपका डिप्रेस होता कैसे है, बस यहाँ पर एमओए में होगा यही। इट कोज जनरल एनेस्थीसिया ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन मल्टीपल आयन चैनल, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक्शन होगा मल्टीपल आयन चैनल पर, इससे क्या होगा, डिप्रेस होगी क्या, नर्व कंडीशन, आपकी नर्व्स की कंडीशन डिप्रेस होगी, ब्रीथिंग डिप्रेस होगी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिप्रेस होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा इमोबिलाइजिंग इफेक्ट हैव attribute to its binding potassium channel and cholinergic neuron, उससे ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम चैनल से बाइंड होगा और कोलिनर्जिक न्यूरॉन चैनल, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, हेलोथेन, अब यहाँ पर हेलोथेन की जगह कुछ और है ना, मिकलाजोलम, एल्पलाजोलम, कुछ भी लिख के कि हेलोथेन इफेक्ट आर आल्सो बाइंड कैल्शियम चैनल, देखो तुम्हें पता है कि नर्व का ट्रांसमिशन के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, यहाँ पर कैल्शियम चैनल हो से बाइंड करेगा, देन हाइपर पोलराइज्ड कर देगा, जहां पर भी हाइपर पोलराइज्ड वर्ड आ जाए उसके उसके आगे खुद से ऐड कर दो कि सीएनएस, जब भी आपका आपके अंदर जो आपके सीएनएस के अंदर जब भी कंडीशन आएगी कि ना आपका आपका सीएनएस हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा या फिर हाइपर पोलराइजेशन स्टेज में जाएगा, तो लिख के ले लो, उसके बाद सीएनएस डिप्रेस ही होगा और कुछ नहीं होगा, एक लाइन खुद से जोड़ लो मेरे कहने से। यहाँ पर मैंने हाइपर पोलराइज छोड़ दिया है, उसके आगे सीएनएस डिप्रेस होगा, उसके आगे एक और एरो बना के सीएनएस डिप्रेस लिख दो। जब आपको पता है कि सीएनएस से सारे सिग्नल्स हमारे कट चुके हैं, सीएनएस डिप्रेस हो चुका है, सिग्नल्स न्यूरॉन ट्रांसमीटर के थ्रू जा ही नहीं रहे, तो सीधी सी बात है वहां पर आदमी बेहोश हो जाएगा, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी, उसको पेन ही रिलीफ नहीं होगा, अपनी बॉडी में पेन पता ही नहीं चलेगा कि कुछ इंसान की उंगली काटी जा रही है, पैर काटा जा रहा है, क्या हो रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके जो बेसिकली नॉर्मल यूजेस हैं, जो भी आपके जनरल यूजेस हैं, वो है कि इट इज इनहेलेशन एनेस्थीसिया यूज फॉर द इंडक्शन मेंटेनेंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, आपको पता है कि ये मेंटेनेंस करता है, इट रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ये क्या करता है भाई, जब आपके सीएनएस से आपके सिग्नल्स कट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है यहाँ पर ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा, फ्रीक्वेंटली डिक्रीज द पल्स रेट, आपकी पल्स रेट डिक्रीज होंगी और डिक्रीज आपका रेस्पिरेशन भी होगा। इट इज नॉट ए गुड एनाल्जेसिक, देखो भाई यहाँ पर बात हो रही है हेलोथेन की, हेलोथेन एक गुड एनाल्जेसिक नहीं है, बट और ये मसल रिलैक्सेंट भी नहीं है, इसको बस रख लिया है इस कैटेगरी में। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो मिकानाजोलम और इसी टाइप के यूज होते हैं। अब देखो सिनो एक्टिंग में मैंने आपको एक और दिया है डाइजापाम, ये अंडर जाता है बेंजो डाइजापाम के। डाइजापाम क्या है, इट एक्ट ऑन बेंजोडाइज़ेपाम रिसेप्टर विद द एंटीकन्वल्सेंट, एंटीकन्वल्सेंट आपको पता होना चाहिए, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को ही एंटीकन्वल्सेंट ड्रग बोलते हैं, आगे पढ़ाऊंगा। इसमें क्या होता है, सेडेशन एंड मसल रिलैक्सेंट एंड एनेस्थीसिया प्रॉपर्टीज लॉन्ग ड्यूरेशन, ये क्या करता है, डाइजापाम वाले जितने भी ड्रग्स होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्क करते हैं। इसका एमओए देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। इन जनरल देखो यहाँ पर भी काम वही होगा कि यहाँ पर आपकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, बेसिकली सीएनएसी डिक्रीज होगा। बेंजोडाइज़ेपाम बाइंड द नॉन स्पेसिफिकली बेंजोडाइज़ेपाम रिसेप्टर व्हिच मीडिएट स्लीप अफेक्ट मसल बेंजोडाइज़ेपाम रिसेप्टर थ्रू द कपल गामा मेनोब्यूटारिक एसिड गाबा ए रिसेप्टर से, ये पीछे मैंने सब कुछ समझाया, गाबा वाबा के बारे में सब कुछ आपको समझाया गया है कि कितने तरीके के गाबा के रिसेप्टर होते हैं, बार बार यहाँ पर समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर इनहेंस करता है इफेक्ट, किसके इंक्रीज करता है, गाबा के इफेक्ट को, एफिनिटी ऑफ गाबा रिसेप्टर। उसके बाद क्या करता है, बाइंड द गाबा, गाबा से बाइंड करता है साइड ओपन चैनल, यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ पर क्लोरीन चैनल है, बेसिकली क्लोरीन चैनल, जहाँ पर भी देखो जब बॉडी में क्लोरीन ज्यादा हो जाता है, जब नेगेटिव 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 आईवीएफ आईसीएफ इंटरसेल्युलर फ्लूइड में नेगेटिव नेगेटिव क्लोरीन के नेगेटिव भर जाते हैं, तो यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि रिजल्ट इसका क्या होगा, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से सीएनएस डिप्रेस होगा। बेसिकली जब भी बात आएगी ना सीएनएस डिप्रेस या सीएनएस से रिलेटेड कोई किसी भी ड्रग की, वहां पर सीएनएस को आपको डिप्रेस करके दिखाना है। अब इस तरीके वाला एमओए लिखो या ऊपर तरीके वाला लिखो, आपकी इच्छा है भाई, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, मेरा काम है आपको बताना, जो आपको इजी लगे एज योर विश आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। देखिए यूजेस क्या है, इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर, आपको पता है कब यूज होगा, जब किसी इंसान को एंजाइटी हो रही है तो उसे सुलाने का काम आ जाएगा, किसी को सीवियर एंजाइटी है तब काम आ जाएगा। कोई अदर शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ इंसोम्निया, इंसोम्निया में आपको पता है नींद ही नहीं आती इंसान को, तो इसे थोड़ा बहुत दे देंगे इसकी डोज को, बेंजोडाइजापाइन की डोज को आईवी के थ्रू दे देंगे तो उसे नींद आ जाएगी कुछ समय के लिए। और क्या होगा भाई, इनका यही तो काम होता है। प्री एनेस्थेटिक, प्री एनेस्थेटिक क्या होते हैं, देखो भाई प्री एनेस्थेटिक एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है,
ये कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं स्पेसिफिक जो हम एनेस्थीसिया से पहले देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि इंसान को के अंदर वो देख सकें कि कोई इर्रेलेवेंट एडीआर तो नहीं हो रहा, मतलब कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही, एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आएंगे। देखो यहाँ पर समझाने की कोशिश भी करी हुई है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन रेफर टू द यूज ऑफ ड्रग प्रायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। एडमिनिस्ट्रेशन से पहले वाली ड्रग्स जो भी दी जाती है उनको ही प्री एनेस्थेटिक्स बोला जाता है। दैट एनेस्थीसिया में बी सेफ। किस लिए ये सब कुछ कर रहे हैं हम? ताकि एनेस्थीसिया जो भी है वो सेफ रहे और एग्रीगेबल टू पेशेंट, पेशेंट को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हमारा बेसिकली एम यही होता है हेल्थ केयर सेक्टर में कि पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लाइंस ना हो, ठीक है ना। प्री मेडिकेशन प्रोवाइड फॉलोइंग इफेक्ट। प्री मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड टू द प्रोड्यूस सेडेशन टू रिड्यूस द एंजाइटी। यहाँ पर क्या करते हैं हम? प्री एनेस्थेटिक से भी रिड्यूस करते हैं एंजाइटी को, सेडेशन को, ताकि पेशेंट को एक किसी भी तरीके की एंजाइटी ना हो कि हमारी बॉडी में क्या दिया जा रहा है। तो इसलिए पहले थोड़ा सा उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब मैं इसको एक चीज से बताता हूँ। दिवाली पर हम लोग सुतली बम छोड़ते हैं। अब एकदम से अगर तुम किसी बच्चे को सुतली बम दे दोगे तो वो डर जाएगा, वो यहाँ पर हरी हरी पट्टी देखेगा और बोलेगा अरे भाई कितना मोटा बम है। बट वहीं पर ही हम छोटे छोटे बच्चों को तिल्ली बम, इस टाइप के मुर्गा छाप बम, इस टाइप के जो बम यूज करते हैं, तो उन चीजों को फिर बच्चे क्या होंगे उस, ठीक है ना। तो जब हम छोटे छोटे बम जलाना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद जब हम बच्चे से बड़ा बम जलवाते हैं तो वो इजीली जला लेता है। तो बेसिकली यही कि हम पहले थोड़ी थोड़ी सी डोज देकर देखते हैं। अगर उसको कुछ लगता है कि पेशेंट के अंदर कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है, उसे वॉमिटिंग हो रही है या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हमें नजर आ रही हैं जो इररिलेवेंट है, तो उस उससे वो सब चीजें क्योर हो जाती हैं। बेसिकली प्री एनेस्थेसिक का काम यही है और कुछ भी काम नहीं है। उसके बाद हाइप्नोटिक एंड सेडेटिव आते हैं। देखो भाई, हाइप्नोटिक एंड सेडेटिव मैंने मेडिसिनल केमिस्ट्री की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाकर 15 लेक्चर में खत्म कर दी है। बेसिकली 5 यूनिट 15 लेक्चर में खत्म है। 2x स्पीड पर भी देखोगे ना, वो भी बहुत जल्दी पूरा सिलेबस खत्म कर ले जाओगे। फ्री में नोट्स हैं अवेलेबल, टेलीग्राम पर हैं, जाके नोट्स ले लो। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। मैंने वहां पर हाइप्नोटिक एंड सेडेटिव को बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में ना आए, आपको लगे कि कुछ डीप नॉलेज चाहिए मुझे हाइप्नोटिक एंड सेडेटिव, क्योंकि मैं यहाँ पर इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं दूंगा। बेसिकली यहाँ फार्माकोलॉजी में मैं आपको स्ट्रक्चर्स नहीं बताऊंगा, बेसिकली ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। जो मेन फार्माकोलॉजी का वर्क है वो ही बताऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिलेगा आपको उन वीडियोस का, उस प्लेलिस्ट का, मेडिकेम की, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं उतनी ही कोशिश करूंगा जितनी मुझे करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली इररिलेवेंट बहुत बड़ी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। देखो हाइप्नोटिक देखते हैं। हाइप्नोटिक क्या होती है? देखो हाइप्नोटिक की एक बहुत इजी डेफिनेशन मैंने लिखने की कोशिश की। दीज आर ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप रिसेंबलिंग नेचुरल स्लीप। हाइप्नोटिक के अंदर ऐसी दवाइयां आती हैं जो प्राकृतिक नींद जैसी नींद पैदा करती हैं, कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं नेचुरली सो रहा हूँ, बट लेकिन बेसिकली वो कमाल किसका होगा? वो उन गोलियों का होगा, उन दवाइयों का होगा। सेडेटिव में क्या होता है? दीज आर द ड्रग विच रिड्यूस एक्साइटमेंट विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। उत्तेजना, ये दवाइयां हमारे अंदर जो दिमाग के अंदर उत्तेजना चलती है उसको कम करती है। बेसिकली क्या है? उत्तेजना को कम करेंगी तो सीएनएस को डिप्रेस करेंगी, और क्या करेंगी? सीएनएस की एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगी ना। ये सब है। और आपको हाइप्नोटिक और सेडेटिव की और अच्छे से जानकारी लेनी है तो प्लीज आप मेडिकेम वाली प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद और नॉलेज देता हूँ मैं आपको सेडेटेशन एंड हिप्नोटिक्स के बारे में। सेडेशन एंड हिप्नोटिक बोथ कोज डिप्रेशन। देखो वही वाली बात है ना, ये सीएनएस को डिप्रेस ही करेंगी टू द सीएनएस। सेडेटिव में बी कंसिडर्ड एज माइल्ड हाइप्नोटिक। देखो सेडेटिव को कंसिडर कर सकते हैं माइल्ड हाइप्नोटिक में, और हाइप्नोटिक को कंसिडर कर सकते हैं माइल्ड सेडेटिव में। अब अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज इसके पीछे ज्यादा जोर मत लगाना, आप ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि यार देखो बहुत ज्यादा फिर बड़ी वीडियो हो जाती है, लॉन्ग वीडियो अब मुझे खुद अच्छी नहीं लगती। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक देखो भाई, अगर आपको कुछ अलग वाला क्लासिफिकेशन देखना है, अगर आपको आपने मेडिकेम में एक बार याद कर लिया तो यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है। मेडिकेम वाला भी आप लिख सकते हो, बिल्कुल चलेगा आपका, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको मेडिकेम वाला ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो वहां पर आप लिख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर क्या है, इसके अंदर बार्बिचुरेट्स आते हैं, बेंजोडाइजापाइन आती है, और कुछ न्यू नॉन बेंजोडाइजापाइन हिप्नोटिक्स को इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है जेरोक्विन। देखो बार्बिचुरेट में लॉन्ग एक्टिंग है फिनोबार्बिटोन, और भी बहुत सारे ड्रग हैं, बट लेकिन यहाँ पर कम ही लिए गए हैं, ठीक है ना। शॉर्ट एक्टिंग आपको मेडिकेम में बहुत सारे ड्रग्स मिल जाएंगे। शॉर्ट एक्टिंग में है ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में है थियोपेंटोन और मिथोहेक्सिटोन, ठीक है ना। इसके बाद जो है हाइप्नोटिक है, एंटी एंजाइटी है, एंटी कन्वल्सेंट है। देखो यहाँ पर ये लोराइजापाम, कोलोराइजापाम, ये सब कुछ एनेस्थीसिया ही है, सुलाने का ही काम करेंगे, सेडेशन ही कॉज करेंगे ये लोग, आप ये ड्रग्स आपको, ठीक है। उसके बाद एंटी एंजाइटी, एंजाइटी में भी आपको पता है इंसान को सुलाना ही होता है, और हाइप्नोटिक में भी सुलाने, नाइट्रोजीपाम, एल्प्राजोलम, ये सब कुछ एनेस्थीसिया ही हैं, ये आपको सुलाएंगे ही सारे ड्रग्स, ठीक है ना। उसके बाद देखो
उसके बाद बार्बिचूरेट को मैंने लिया। बार्बिचूरेट कैसे बनते हैं? डेरिवेटिव बार्बीब्यूटाइरिक एसिड। देखो यूरिया और मेलेनोइक एसिड मिलकर बार्बिट्यूरिक एसिड बनाते हैं, और बार्बिट्यूरिक किसका डेरिवेटिव है? बार्बिचूरेट का, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है ना। एमओए, एमओए देख लेते हैं। इसका एक सिंपल सा एमओए है भी, देखो एट द एंड रिजल्ट इनका सीएनएस डिप्रेस ही होगा। ये मत लिखो, मैं कहता हूँ बिल्कुल मत लिखो। नहीं आपको ऐसा लग रहा कि मैं 10-10 एमओ याद नहीं कर सकता, तो वो प्रीवियस वाला एक याद कर लो, बात खत्म हुई। अगर आपको ये वाला अच्छा लग रहा है तो प्रीवियस वाले को मारो गोली, ये वाला याद कर लो। बार्बिचुरेट स्टिमुलेट द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। बार्बिचुरेट जो है स्टिमुलेट करते हैं आपके इनहिबिटरी। आपको पता है दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक तो होता है एक्साइटेटरी और एक होता है इनहिबिटरी। मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। सिस्टम इन ब्रेन कॉल्ड गाबा, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? गाबा बोलते हैं। गाबा फर्दर डिवाइड होता है कई सारे रिसेप्टर्स में, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, यहाँ पर नहीं बताऊंगा। बार्बिचुरेट बाइंड द गाबा 5 सब यूनिट, वो गाबा की 5 सब यूनिट होते हैं। लीड ओपन द चैनल ऑफ क्लोरीन, यहाँ पर भी वही वाले क्लोरीन आयन चैनल ओपन होते ही नेगेटिव आयन जो है आईसीएफ में आएंगे, इंटरसेल्युलर फ्लूइड में। जैसे ही एंटर करेंगे क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन होगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा? सीएनएस डिप्रेस होगा। सीएनएस और ब्रेन की सेल्स डिप्रेस होंगी। आई थिंक मेरे को ये वाला सबसे इजी लग रहा है, ठीक है, ये इजी है। चाहो तो इसे याद कर लो यार, सब चीजों को मारो गोली से याद कर लो। मेन आपका पूरी यूनिट में, यूनिट 4th में सिर्फ एक एमओ याद करो। ये क्लासिफिकेशन आपको याद करना ही पड़ेगा, वो आपको पता है। देखो यार, 1 2 3 4 5, 5 सब यूनिट है ये गाबा की। उसके बाद यहाँ पर देखो क्लोरीन निकल रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है। उसके बाद ये है बेंजोडाइजापाइन बाइंडिंग साइड, ये वाली। उसके बाद ये है इनसाइड, ये है आउटसाइड। ये क्या है? ये सेल के इनसाइड, यहाँ ये है न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन। ये वाली जो बाइंडिंग साइड है ये है बार्बिचुरेट की। ये वाली जो बाइंडिंग साइड है ये है गाबा की बाइंडिंग साइड। बस इतना दिखा देना, ये इसका फिग है, ये मैकेनिज्म ऑफ बार्बिचुरेट है, इतना लिख दिया ना, बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक एटू के किसी प्रोफेसर की इतनी हिम्मत नहीं है जो इसे काट के तुम्हें नंबर ना दे, लिख के ले लो भाई। उसके बाद इसकी जनरल फार्माकोलॉजी एक्टिविटी क्या लिखोगे? एनाल्जेसिया है, एनेस्थीसिया है, एक्ट ऑन सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है, एक्ट ऑन रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन पर एक्ट करता है, एक्ट ऑन किडनी पर एक्ट करता है। उसके बाद इसके थेराप्यूटिक यूज क्या लिखोगे? जनरल, ये सब कुछ मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक ड्रग के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपसे। देखो इनमें से कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं उठा रखा मैंने, क्योंकि इतने सारे ड्रग हैं, किस किस का बताता फिरूंगा भाई, मैं चक्कर आ जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिस भी ड्रग का आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बस आपको ये सब कुछ उसमें लिखना है। देखो थेराप्यूटिक यूज क्या है कि हाइप्नोसिस एंड रिलीव इंसोम्निया। थेराप्यूटिक यूज ये है कि हाइप्नोसिस में यूज होता है और इंसोम्निया में रिलीव करता है, रिलीफ देता है, ठीक है ना। कोज सेडेशन, सेडेशन कोज करता है, सेडेटिक इफेक्ट देता है। केस इन एंजाइटी, किस केस में? एंजाइटी के केस में। यूज इन प्री एनेस्थीसिया में भी ये यूज हो सकते हैं। कौन से यूज हो सकते हैं? ये जो सेडेशन एंड हाइप्नोटिक ड्रग्स हैं। यूजफुल इन साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, जो भी आपकी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है उनमें भी यूज हो सकते हैं। साइड इफेक्ट का हो सकता है वॉमिटिंग, ऑलमोस्टली सभी को होता है, सभी में वॉमिटिंग लिख दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नोजिया, लोकल पेन, ड्राउजीनेस, हेडेक, फ्लशिंग, ये सब कुछ ऐसे ही साइड इफेक्ट हैं जो हर एक ड्रग के देखने को मिल ही जाते हैं बेसिकली। फार्माकोकाइनेटिक देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक क्या लिखोगे? जब हाइप्नोटिक एंड सेडेटिव की बात आएगी तो उसकी फार्माकोकाइनेटिक जनरल ड्रग में ये लिखोगे। कोई सा भी ड्रग आ जाए सब में ये लिख सकते हो। आईवी ऑनसेट 5 मिनट, ये जो है एक्शन शो कर देता है आईवी के थ्रू 5 मिनट में। पीक कंसंट्रेशन, इसकी पीक कंसंट्रेशन कब होती है? 30 मिनट में। ड्यूरेशन 4 to 6 आवर्स। मेटाबोलाइज कहां पर होता है? लीवर में। एक्सक्रीट आउट कहां से करता है? यूरिन के थ्रू। क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है। प्लाज्मा हाई फ्लाई, इसकी 100 आवर होती है एडल्ट में, चिल्ड्रन में होती है 75 आवर। बस बात खत्म, ठीक है। इसके बाद इंडिकेशन देख लेते हैं। इंडिकेशन में क्या लिखोगे? एपिलेप्सी में आप इसे दे सकते हो, इंसोम्निया में दे सकते हो, सेडिशन में दे सकते हो। किसी को सेडिशन कोर्स करवाना है तो आप दे सकते हो, एपिलेप्सी में दे सकते हो, इंसोम्निया में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में नहीं दे सकते भाई? हाइपर सेंसिटिविटी में कतई मत दे देना ये ड्रग्स। किसी को लिवर रिलेटेड डिसीज है बिल्कुल मत देना, डायबिटीज है बिल्कुल मत देना, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, लैक्टेशन में जो मम्मी बच्चों को दूध पिलाती हैं उन लेडीज को नहीं दे सकते। ड्रग इंटरेक्शन किससे? क्लोरम पेनिकोल, आपको पता है एंटीबायोटिक है, इसके साथ इस ड्रग को मत देना। मतलब सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक के साथ आप क्लोरम पेनिकोल, एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। अल्कोहल नहीं ले सकते। डाइलफ्लोराम जो कि अल्कोहल को कम करता है उसको नहीं ले सकते। सल्फोनामाइड्स को नहीं ले सकते। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, देखो यार एक्स इसमें कुछ बहुत ज्यादा आएगा नहीं, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि दिस ड्रग एक्ट ऑन एएनएस, यहाँ पे ये भी ड्रग एक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये सब कुछ सीएनएस पर ही डिपेंड है पूरी यूनिट। डिक्रीज स्केलेटन मसल टोन, इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट, ये क्या करता है? इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट को डिक्रीज करता है। ड्रग इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मसल स्पैम, इन ड्रग को यूज कर सकते हैं एक्यूट मसल स्पैम। मसल स्पैम मतलब समझते हो ना, मसल्स में ऐठन आ जाना। ऑर्थोपेडियाट्रिक कंडीशन में भी यूज हो सकता है, इसके ड्रग यही है। देखो
ये वाले हैं, ये ड्रग हैं, बेंजोडाइजेपाम है, गाबा डेरिवेटिव है और सेंट्रल अल्फा 2 एंटागोनिस्ट है, इस टाइप के हैं। ये मैंने डिटेल बताया नहीं है, क्योंकि अगर आपको इसका एमओए आता है तो आप एमओए क्या लिखोगे, ये सीएनएस पर ही तो वर्क कर रहे हैं, सीएनएस को तो रिप्लेस कर रहे हैं, तो पिछला वाले जितने एमओए सब लिख सकते हो, यूज वही लिख सकते हो, साइड इफेक्ट वही लिख सकते हो, फार्माकोकाइनेटिक वही लिख सकते हो, एडिशनल कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वरना दिमाग हो जाएगा तुम्हारा खाली अगर तुमने इतना करने की कोशिश करी तो। एंटी एपिलेप्टिक, एपिलेप्टिक क्या होता है, एपिलेप्सी होता है दौड़े पड़ना, इनको ही कन्वल्सेंट बोलते हैं और इनको ही एंटी सीजर ड्रग बोलते हैं। सीजर का मतलब होता है आपको मिर्गी के दौरे जो होते हैं ना, कब क्यों होता है ये एपिलेप्सी सीजर क्यों होते हैं, एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर होते हैं, एक इनहिबिटरी होते हैं, जब इनका इम्बैलेंस हो जाता है। बीच में दिखा रखा है ना, देखो कितना अच्छा डायग्राम बना के यार मैंने तुम्हें शो करा हुआ है, सच्ची में बता रहा हूँ, इतना तो इतना कोई भी नहीं बताएगा तुम्हें इतने अच्छे तरीके से। देखो, ये देखो मेरी कलाकारी देखो भाई, मैंने तुम्हें ये बताने की कोशिश की है, देखो एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर और इनहिबिटरी, जब इनके बीच में इम्बैलेंस कोज होगा तो आपको एपिलेप्सी सीजर आ जाएंगे, ठीक है ना। एंटी एपिलेप्सी ड्रग विच प्रिवेंट द सीजर नो एज एपिलेप्सी, ठीक है ना। एपिलेप्सी में कौन कौन से, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हाइड्रोटोइन, फेनाइटोइन, फोस्फोफेनाइटोइन, ठीक है ना। बारबिचुरेट आपको पता है पिछले बार से पढ़ते ही आ रहे हो, ऑक्सीबारबिटोन, प्रीमार्बिट, सक्सीनामाइड, इथोसक्सीमाइड, बेंजोडाइजेपाइन, ये सब पढ़ते आ रहे हो। न्यू ड्रग जो है वेल्प्रोइक एसिड याद रखना, ये सब कुछ याद रखना। बहुत ज्यादा ड्रग याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कम कम खुद से लेस ड्रग बताए हैं। देखो इसकी, इसका जो जनरल एमओए है क्या है, सिमिलर टू प्रीवियस, सेम है भाई, सीएनएस डिप्रेस होगा, हाइपरपोलराइजेशन स्टेज आएगी, वही जो पुराना वाला है उसको बिना कुछ सोचे समझे आंख मीच के छाप देना। इसके फार्माकोकाइनेटिक देख लेते हैं। एब्जॉर्ब कहां पर होगा, बायोअवेलेबिलिटी 85% होगी, वेल एब्जॉर्ब ओरली, ओरली एब्जॉर्ब होगा। प्रोटीन बाइंडिंग इसमें कितनी होगी, हाईली प्रोटीन बाउंड होगा 90%। मेटाबॉलिज्म कहां पर होगा, लीवर में, एलिमिनेट कहां से कर जाएगा, यूरिन के थ्रू। हाफ लाइफ क्या होगी, प्लाज्मा हाफ लाइफ इसकी 22 आवर होगी, किसकी होगी भाई, ध्यान रखना मसल, ये वाले एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, सॉरी, ठीक है। यूजेस क्या होंगे, यूज्ड इन वैरायटी ऑफ सीजर, बहुत सारे किसी भी टाइप के सीजर हो इन सब में ये वाले ड्रग यूज हो सकते हैं। ऑल्सो यूज्ड इन मसल रिलैक्स, मसल को रिलैक्स करने में भी यूज हो सकते हैं। जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर, ठीक है, इसमें भी यूज हो सकते हैं। और कुछ यूजेस अपने पास से भी आप बना के लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में क्या है, देखो केमिकल नेम है रिलेटेड टू कंपाउंड कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जहां पर भी ये ग्रुप आ जाता है उसमें। अमाउंट ऑफ अल्कोहल डिफरेंट बीवरेज, देखो जो आपकी बियर होती है, लाइट बियर होती है, वाइन होती है, टेबल वाइन होती है, स्पिरिट होती है, लिक्वर होती है और 100 प्रूफ होती है, इनका वॉल्यूम ये होता है। एक नॉर्मल टेबल है, देखो यार इस टेबल को आप चाहो तो बना सकते हो, वरना तो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा काम है आपको बताना। इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हो, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, वहां से देख सकते हो। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, अल्कोहल कहाँ कहाँ पर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है, आपको पता है सबसे पहले तो ये सीएनएस को, तुम्हें पता है शराब पीने के बाद इंसान का दिमागी संतुलन खत्म हो जाता है, तो सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो करती है डिप्रेस। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम मतलब समझते हो, हार्ट रिलेटेड, भैया ये हार्ट पर भी वर्क करती है, स्मूथ मसल पर भी, कि जीआईटी सबसे ज्यादा खराब पेट को करती है ये, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को करती है। अब सब कुछ चीजें मैं आपको इन डिटेल नहीं बता सकता भाई, बहुत टाइम जाएगा। डिसल्फ्यूरम, डिसल्फ्यूरम क्या होता है, शराब पीने की बचने में मदद करती हैं। डाइसल्फ्यूरम की कुछ गोलियां आती हैं जो कि मिथेनॉल से क्रिएट होती हैं, मतलब आपने निकोटीन सुना है ना, निकोटीन वो इसमें ही आएगा। कुछ चिंगम आती हैं और कुछ इस टाइप की कुछ चीजें बना रखी है ना मार्केट में, कि जिससे आपको नशे की आदत छूटती है, तो वो सबको डाइसल्फ्यूरम में ही आता है, कि शराब की पीने से बचने वाली कुछ गोलियां या टैबलेट होती हैं। इट इज कार्बामेट डेरिवेटिव यूज्ड इन अल्कोहल, इट इज रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होती हैं बेसिकली, ये कुछ होती हैं ऐसी चीजें, बट ये आपकी बॉडी में कुछ भी टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करती। कौन कौन से ड्रग इनके अंडर आते हैं, तो मिथेनॉल, मिथेनॉल आपको पता है कहाँ से मिलता है, मिथेनॉल मिलता है आपको, क्या बोलते हैं उसे, पुदीना, पुदीना सुना है ना, मैन था, मिथेनॉल वहीं से ही मिलता है। स्पिरल की 250 mg गोली आती है जो कि इसमें यूज कर सकते हैं। डाइसल्फिराम की एक और बार एक डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि आप पेपर में लिख सकते हो, बेसिकली डेफिनेशन ही आएगी, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन नहीं बन के आ सकता, बन के आएगा तो अल्कोहल और डाइसल्फिराम बनकर आएगा, और आप ज्यादा कुछ बड़ा लिख नहीं पाओगे, फिर बना बना के आपको लिखना पड़ेगा। ब्लॉक द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन को ब्लॉक कर देता है अल्कोहल की, एट द एसिटाइल्डिहाइड स्टेज ड्यूरिंग अल्कोहल मेटाबॉलिज्म, जब अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म हो रहा है किसी स्टेज में, एसिटाइल्डिहाइड की स्टेज में, वहां पर ये इसके ऑक्सीडेशन को ब्लॉक कर देता है, इज कॉल्ड डाइसल्फिरम। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, मैंने लेक्चर खत्म कर दिया, 4th यूनिट कंप्लीट, 5th यूनिट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, एंड आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। सभी के सभी जितने भी आपके नोट्स हैं सब कुछ अवेलेबल टेलीग्राम पर है, तो थैंक यू सो मच।